देखो बाबू हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ लिए हैं। मौर्य साम्राज्य खत्म हो चुका है, ठीक ना। अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही मौर्य साम्राज्य क्या होता है, अंत होता है, उसका अंतिम शासक कौन था मौर्य साम्राज्य का? बृहद्रथ था, नहीं होता है। तो अब देखो देखो मौर्य काल जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो एक बहुत बड़ी साम्राज्य था। लेकिन इसके बाद के जो बाबू जितने मतलब जो राजवंश आए वो कुछ समय के लिए आए ना। तो हम देखते हैं बाबू, और ये भी आप लोग जानते हो क्या कि मौर्य जो वंश था वो बौद्ध धर्म ही था। क्या था बाबू? बौद्ध धर्म से प्रेरित था। जैसे देखो आप लोग देखते हैं क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, जैन से संबंधित था ना। उसके बाद अशोक आया है, तो पूरे बाबू क्या कर दिया, मौर्य को बौद्ध धर्म से मतलब बौद्ध धर्मावलंबी बना दिया है। तो आपको जाहिर सी बात है कि जब बाबू सब बौद्ध हो जाएंगे तो ब्राह्मण वर्ग उपेक्षित हो जाएगा उस समय। मतलब उस समय हो गया होगा, बस में ना आप लोग कि चारों तरफ क्या हुआ था, अशोक क्या किया था बाबू, खुद बाबू बौद्ध बन गया था। आज सब लोग अब बौद्ध का ही बोला था कि सब लोग बौद्ध मतलब बन जाइए। यही ना वो एथी का प्रचार कर रहा था, बौद्ध धर्म का प्रचार करवा रहा था। यहाँ तक श्रीलंका तक भी बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक करवाया था। तो देखो बाबू, तो इससे तो ब्राह्मणों की क्या हो गई स्थिति उस समय, क्या हो गई हुई, दुर्दिन आ गया होगा। चूंकि वो सब लोग बौद्ध धर्म अपना लिए, तो ब्राह्मण धर्म रहेगा, वैष्णव धर्म रहेगा, तब ना हम लोग का मतलब ब्राह्मण लोग का एथी होगा, ठीक ना। तो अब क्या था, ब्राह्मण इससे क्षुब्ध थे। जितने ब्राह्मण वर्ग थे वो क्या थे, क्षुब्ध थे इससे। और वो यही ताक में बैठल थे कि कैसे हम लोग बौद्धों को क्या करें, पीछे धकेल दें। समझे ना बात। तो अब क्या होता है, और जान रहे हो क्या कि अशोक के बाद जितने मौर्य साम्राज्य में राजा आए सब अयोग हो गए। सब क्या हो गए, अयोग हो गए। तो अब जाहिर सी बात था कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन का काल शुरू हो गया था, ठीक ना। तो जैसे ही बाबू क्या होता है कि वो साम्राज्य में जब बाबू एक शासक आता है जिसका नाम होता है बृहद्रथ, और एकदम वो नकंडम शासक होता है, तो उसका अमात्य जो होता है पुष्यमित्र, कौन होता है, पुष्यमित्र शुंग होता है ना। ये ना है, ओहो शुंग वंश का स्थापना हुआ था। चलिए ये तो क्या हुआ था बाबू कि पुष्यमित्र शुंग होता है उसका अमात्य। किसका अमात्य होता है बाबू, किसका अमात्य होता है, मतलब बृहद्रथ का अमात्य रहता है। अमात्य मीन्स क्या होता है, मंत्री होता है, समझे ना बात। तो जब वो मंत्री रहता है वो क्या काम करता है, वो देखता है मौका पाकर वो इनका वध कर देता है। किनका वध कर देता है, बृहद्रथ का वध कर देता है। और बृहद्रथ का वध करके क्या करता है वो 185 में, ध्यान रखिए लोग, 185 ईस्वी, 185 ईस्वी पूर्व, ठीक ना, किसका स्थापना करता है, शुंग वंश का स्थापना करता है। किस वंश का स्थापना करता है, शुंग वंश का। और ये जितने आते हैं ये क्या आते हैं, मर्योत्तर काल है, मतलब मौर्य के बाद के बाबू जो शासक हुए हैं वो है, वंश हुए हैं यहाँ, मतलब जो राज के वो है। और ये सबसे बड़ी चीज क्या है कि ब्राह्मण साम्राज्य की शुरुआत होती है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि ब्राह्मण साम्राज्य की शुरुआत होती कहाँ से है, तो कहाँ से बाबू, शुंग वंश से होती है। किस वंश से होती है, शुंग वंश से होती है। समझे ना बात। नहीं तो आप देखिए, आप ही बताइए, अगर आपको लग रहा है कि ये आदमी मेरा दुश्मन है और इन्हीं चलते हम उपेक्षित हो रहे हैं, तो आप भाई फेर में रहिएगा ना कि नहीं भाई हम इसको हटा दे। और वैसे ही क्या था अब कि ये लोग क्या हो गए थे, बौद्ध धर्मी हो गए थे। इसके पहले क्या था, जैन धर्म का प्रश्रय था इन लोगों के पास, उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रश्रय हो गया। तो ब्राह्मण लोग का वो ऐसे ही क्या हो गया, कहानी खत्म हो गया। ब्राह्मण इससे क्या हो गए, चिंतित हो गए, नहीं कि कैसे भाई हमारी धर्म आए यहाँ, तो बौद्धों ने क्या कर लिया, पूरे मतलब भारत में क्या विदेश में भी छापते चला जा रहा है। सब समझे ना बात। तो अब क्या होता है वो कि इसी का मतलब सब लोग देखते रहता है क्या, आप भी देखते रहते कि दुश्मन कमजोर कब पड़ रहा है, दुश्मन कमजोर कब पड़ रहा है। तो ये लोग ताक में था कि दुश्मन कमजोर कब पड़ रहा है। और अशोक के बाद बहु क्या हुआ है, इसका पतन भी शुरू हो चुका है, मौर्य वंश का पतन शुरू हो चुका है। और बृहद्रथ जो है उसका अंतिम राजा है, यहाँ आते आते इसका पतन एकदम पूर्णतः पतन हो गया है। तो 185 ईस्वी में क्या होता है, बृहद्रथ का क्या होता है, मृत्यु हो जाती है, मतलब वध करता है कौन बाबू, उसका अमात्य, नहीं कौन, पुष्यमित्र शुंग। और एक बाबू एक ब्राह्मण साम्राज्य शुंग वंश का स्थापना करता है। चलिए देखिए अब ये तो आओ शुंग वंश, अभी देख रहे हो क्या कि बृहद्रथ को किसने मारा था, पुष्यमित्र शुंग ने। तो जाहिर सी बात है कि इस वंश का संस्थापक यही होगा। नहीं तो पूछेगा कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग था। कौन था, और ये अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, विदिशा में बनाया था। विदिशा, विदिशा कहाँ है, मध्य प्रदेश एमपी में है, ठीक ना। तो विदिशा में ये अपना राजधानी बनाया कौन बाबू, पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक ना। अब देखो क्या है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडो यूनानी शासक मिनांडर, ठीक ना। इंडो यूनानी शासक जो था मिनांडर था, वह आक्रमण किया किस पर बाबू, भारत पर। किस पर आक्रमण किया, भारत पर। उस समय यहाँ का राजा कौन था, पुष्यमित्र शुंग ने, बताना। तो पूरे भारत में इन लोगों का राज नहीं था, पूरे भारत में राज नहीं था। क्यों, देखिए कैसे था, देखिए। और ये आप देख रहे हो ना, ये नक्शा भारत का ऐसे,
यहाँ से ये नक्शा हो रहा है ना यहाँ से, तो देखिए बाबू MP लगभग यहाँ पड़ेगा नहीं, और इन लोगों को देखो तो बाबू यहाँ से जो था ना ऐसे ही सीमा था, ऐसे ही सीमा था, तो यह तो भारतीय का भाग है ना, और पहले ये सब तो भारतीय का भाग था इधर से नहीं, और इधर से आक्रमण किए थे कौन बाबू, हिंद यूनानी। कौन किए थे, हिंद यूनानी। और यहाँ से आक्रमण जब किए बाबू तो उस समय बाबू आक्रमण किए तो उस समय और मतलब अधिकतर क्षेत्र राजा कौन था, पुष्यमित्र शुंग था यहाँ ना, तो पुष्यमित्र शुंग था बाबू। तो जब ये आक्रमण किए तो भाई आप किसी पर आक्रमण किए तो छोड़ नहीं ना देगा, बरिया रहेगा तो जरूर मरबे करेगा। तो इनको क्या क्या मीनांडर को पटक पटक का मारा था कौन, पुष्यमित्र शुंग ने। नहीं मतलब जब पटक पटक का मारेगा तो ये हार जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो पूछेगा कि इंडो यूनानी शासक मीनांडर को किसने परास्त किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने परास्त किया था। किसने परास्त किया था वो, पुष्यमित्र शुंग ने। क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं ना। आप देखो जब इनको मारा बात है ना, अब बाबू देखो ये सब क्या थे, ये सब आक्रांता न थे, बाहरी आक्रांता थे, इनको हरा दिया। तो इसी खुशी में 2 गो अश्वमेघ यज्ञ कराया। क्या कराया वो, 2 गो अश्वमेघ यज्ञ कराया ना। और ये जो यज्ञ था इसको कराने वाले कौन थे, तो पतंजलि थे। तो पूछेगा पतंजलि किसके दरबार में थे, तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। नहीं, पतंजलि किसके दरबार में थे, और पतंजलि ने ही पाणिनि का अष्टाध्यायी पर एक भाष्य लिखा था। नहीं, पूछेगा कि पाणिनि के अष्टाध्यायी, पाणिनि के जो अष्टाध्यायी व्याकरण है उस पर भाष्य किसने लिखा था, तो क्या बताइएगा, पतंजलि ने लिखा था। समझ ना बात। ये भी पूछेगा क्या कि किसके अध्यक्षता में पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ कराए थे, तो पतंजलि की अध्यक्षता में। समझ ना बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मीनांडर भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो मीनांडर को हराया है पुष्यमित्र शुंग ने, तब ही क्या काम किया है, तो अश्वमेघ यज्ञ कराया है। और उस अश्वमेघ यज्ञ को कराने वाले कौन हैं, पतंजलि हैं। और बाबू पाणिनि पर मतलब पाणिनि का जो व्याकरण है अष्टाध्यायी, उस पर महाभाष्य लिखने वाले कौन हैं, मतलब टीका, ठीक ना। देखिए अब देखिए है क्या कि कालिदास के, देखिए कालिदास चूंकि बाबू अब गुप्त साम्राज्य में पढ़िएगा इनको, ठीक ना। चंद्रगुप्त मतलब द्वितीय, विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे ये, ठीक ना। उस समय एक इन्होंने नाटक लिखा था, पता ना क्या था, मल्लकाग्नि मित्रम। क्या था वो, मल्लकाग्नि मित्रम, ठीक ना। और इस देखिए ये जैसे पुष्यमित्र शुंग है, ये प्रतापी संस्थापक है। नहीं, इसमें क्या होंगे बाबू, इसका एक जो है ये इसमें एक और होंगे, अग्निमित्र होंगे। अग्निमित्र इसी का शासक है। नहीं, अब उसके बाद हम लोग अंतिम शासक देखेंगे, ठीक ना। तो अग्निमित्र बाबू क्या थे कि शुंग वंश के ही शासक थे, ठीक ना। और उन्हीं के बारे में बाबू देखो मल्लविकाग्नि मित्रम, नहीं मतलब जो तो मल्ल देश की राजकुमारी और अग्निमित्र की प्रेम कहानी के बारे में वर्णन है। कहाँ बाबू, मतलब मल्लकाग्नि मित्रम में। और इसको लिखे किसने है, कालिदास ने। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि मल्लविकाग्नि मित्रम का मतलब किसने लिखा है, तो कालिदास ने। लेकिन कालिदास ऐसे दरबारी नहीं है, कालिदास ऐसे दरबारी नहीं है, ये लिखे हैं गुप्त काल में। ये किस काल में लिखे हैं, गुप्त काल में, ध्यान रखना सब ना। तो बाबू क्या है कि गुप्त काल में लिखे हैं। लेकिन बाबू क्या है, इतिहासकारों ने कहा कि नहीं, जो ये अग्निमित्र की वर्णन किए हैं वही अग्निमित्र है जो शुंग वंश में है। कौन है बाबू, शुंग वंश के शासक ही अग्निमित्र है। इसका मुख्य पात्र कौन है, मल्लकाग्नि मित्रम का मुख्य पात्र कौन है, तो शुंग वंश का ही अग्निमित्र है। समझना बात, तो ध्यान रखिएगा आप लोग ना। देखिए अब है क्या कि आप जानते हो मनुस्मृति, मनुस्मृति का रचना काल क्या कब हुआ है बाबू, कब हुआ है, शुंग वंश का काल है। इसी के समय क्या है, मनुस्मृति की रचना की गई है, ठीक ना। तो देखो बाबू जाहिर सी बात है कि मनुस्मृति चूंकि ब्राह्मण वंश था, बात है ना, तो इसकी भाषा क्या होगी, संस्कृत होगी। भाषा क्या होगी बाबू, संस्कृत होगी, ठीक ना। अब देखो भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो पुष्यमित्र शुंग। नहीं, पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो भरहुत स्तूप से मिलती है। समझना बात। देखिए अब क्या है कि सांची का स्तूप, देख रहे हो ना, सांची का स्तूप को दुगना आकार का करवाया था। दुगना आकार मतलब बड़ा आकार किसने करवाया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि सांची का स्तूप का दुगना आकार किसने करवाया था, तो क्या बताइएगा आप लोग, पुष्यमित्र शुंग ने, ना। अब देखिए अब यहां से देखते हैं इसका अंतिम शासक कौन था, देवभूति था। कौन था बाबू, देवभूति था। इस देखिए बाबू ये किसका हत्या किए थे, पुष्यमित्र शुंग बाबू अपने बाबू मतलब राजा का हत्या किए थे, मतलब बिहद्रथ का हत्या किए थे। नहीं, 185 ईस्वी पूर्व किए थे ना। अब देखो इनका भी शासन क्या हुआ, धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इन लोग का भी क्या हुआ, शासन बाबू
पतन की ओर बढ़ने लगा। और इनकी भी हत्या, देखो अंतिम शासक जो है ना देवभूति ना, देखो देवभूति को वसुदेव की है, देव इधर लगा है, आप वसुदेव, देव इधर लगा है, समझ ना बात। तो इनकी भी हत्या अब इनका अमात ही किया है। कौन किया है? इनका अमात ही किया है। ये किया है 73 ईस्वी पूर्व। नहीं, जैसे ही अपने वंश की स्थापना जिस विधि से किए हैं उसी विधि से इस वंश का अंत भी हुआ है। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक ना। तो अब तो 73 ईस्वी पूर्व में इसका जो अंतिम शासक था देवभूति, इसकी हत्या कौन करता है? वसुदेव करता है। कौन करता है? वसुदेव। अब वसुदेव अब इसकी हत्या करके कौरव वंश की स्थापना करता है। किस वंश की स्थापना करता है? कौरव वंश की स्थापना करता है, समझ ना बात। अब हम आते हैं कि देखो अब तो हत्या किसने किया था? वसुदेव ने देवभूति का। तो संस्थापक कौन होगा? वसुदेव होगा ना। अब देखो इसमें यही ध्यान रखना है, कौरव वंश का स्थापना किसने किया था? तो वसुदेव ने। और इसका अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। नहीं, अब देखो इसकी हत्या कौन करता है? देखो तो वो सीमुक कर देता है। इसकी हत्या कौन करता है? सीमुक करता है। सीमुक बाबू क्या होता है? अब इसका अमात रहता है, सीमुक नहीं। और ये क्या करता है? किसका हत्या कर देता है? और बाबू सतवाहन वंश का स्थापना करता है ना। कौन सा वंश? सतवाहन वंश। तो अभी आप जो पढ़े हैं इससे पहले ये सब छोटे छोटे वंश है, नहीं, थोड़ा सा इन लोगों में बड़ा ये वंश है, थोड़ा सा इन लोगों में ये बड़ा वंश है, समझ ना बात। अब देखिए संस्थापक कौन थे? सीमुक थे। नहीं, राजधानी कहाँ बनाए ये लोग? प्रतिष्ठान औरंगाबाद में। ये औरंगाबाद है, औरंगाबाद नहीं, कहाँ? महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, नहीं ये वो औरंगाबाद है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नहीं तो अब तो राजधानी कहाँ थी? तो पूछेगा क्या कि सतवाहनों की राजधानी कहाँ थी? औरंगाबाद में। मतलब प्रतिष्ठान थी, राजधानी कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है ना। अब देखिए इसके प्रमुख शासक कौन हुए? सातकर्णी। क्या नाम है इसका? सातकर्णी। हाल, गौतमी पुत्र, यज्ञश्री, नहीं वशिष्ठी पुत्र, ऐसे ही नाम आएगा। मतलब ये क्या नाम है मालूम है? देखो तो गौतमी पुत्र, यज्ञश्री, मतलब माता का नाम है पहले और पिता का, इन लोग का नाम बाद में है। नहीं तो इस तरह से ये लग रहा है कि ये जो वंश था ये मातृशतात्मक था। क्या था वो? मतलब मातृशतात्मक था। लेकिन देखिए एगो बात, ये मातृशतात्मक जरूर था, लेकिन कोई स्त्री यहाँ राजा नहीं बनी है, मतलब राज्ञी नहीं बनी है। देख रहे ना, जो भी बना है क्या बना है? वो पुरुष ही बना है, लेकिन उसके नाम के पहले वो माता का नाम जुड़ा हुआ है। तो देखो वो ढांचागत, देखो तो वो क्या था कि इसका था कि जरूर था वो क्या कि मात्र शतात्मक था, लेकिन यहाँ राजा बने हैं पुरुष, इसलिए मात्र शतात्मक ना होकर बाबू यहाँ राज का बाबू मतलब ये क्या था? वो पुरुष मतलब पितृशतात्मक था। क्या था वो? पितृशतात्मक था। क्योंकि राजा कोई बाबू देख रहे हो स्त्री बनी है यहाँ, इसके कोई वंश में कोई स्त्री राज्ञी नहीं बनी है, नहीं ना बनी है। तो इसलिए बाबू ध्यान रखना सब कि बात ना, देखने से तो यही लगता है कि ये मातृशतात्मक था, लेकिन ये मातृशतात्मक नहीं था, ये पितृशतात्मक ही था। कि वो सत्ता कौन कर रहा है? पिता कर रहा है। सत्ता कौन कर रहा है? पिता कर रहा है, मतलब पुरुष कर रहा है यहाँ, समझ ना बात समझे ना आप लोग। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि कैसा इसका सत्ता कैसा था? वो तो पितृशतात्मक था। ढांचा देखो, और बाबू ढांचा के रूप में अगर देखा जाए पहले मतलब फर्स्ट मतलब दृष्टि में देखा जाए इसको तो ये लगेगा क्या कि मातृशतात्मक है। क्यों बाबू? गौतमी, यज्ञश्री, देख रहा ना, वशिष्ठी पुत्र है ना बात। तो नाम माता का लगा हुआ है, लेकिन बाबू राज का चल रहा है पितृशतात्मक पद, मतलब पुरुष राजा बन रहे हैं यहाँ, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो ये सातकर्णी, क्या नाम है इसका? सातकर्णी। इसका संस्थापक कौन है? सीमुक है। लेकिन तो सातकर्णी प्रथम, ये बैठता है 27 ईस्वी पूर्व से 17 ईस्वी पूर्व तक ना। ये सबसे महान शासक है, ये सबसे महान शासक है। चांदी के सिक्के पर अश्व की आकृति इसने ना पूछे क्या कि ये सतवाहन वंश में कौन सा सम्राट था जिसके सिक्के पर अश्व की आकृति थी? तो सातकर्णी प्रथम। कौन था? सातकर्णी प्रथम। इसके सिक्के पर किसकी आकृति थी? अश्व की, घोड़े की आकृति बनी रहती थी ना। चलिए, ये बाबू क्या उपाधि लिया था? दक्षिणापथ के स्वामी। क्या लिया था? तो पूछता है कि दक्षिणापथ के स्वामी कौन सा वो मतलब कहे जाते हैं लोग, तो याद रखिएगा सतवाहन वंश अपने आप को क्या कहता है? दक्षिणापथ स्वामी कहता है, समझ ना बात। चलिए अब वो इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ और 1 राजसु यज्ञ कराया। कौन बाबू? सातकर्णी प्रथम। जाहिर सी बात है कि सब महान शासक था ये ना। देखो तो इसके बारे में अगर पूछेगा क्या कि सातकर्णी के बारे में कहाँ से या सतवाहनों के बारे में बात ना कहाँ से उल्लेख मिलता है? तो नाना घाट। कहाँ से मिलता है वो? नाना घाट शिलालेख से सतवाहनों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर ये भी पूछेगा
कि सातकर्णी ने 2 अश्वमेघ यज्ञ और 1 राजस्व यज्ञ कराया था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो नानाघाट से मिलती है। मतलब आप लोग को ध्यान रखना है कि सतवाहनों के बारे में जानकारी मिलती है नानाघाट से। कहाँ से मिलती है? नानाघाट से। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहाँ आइए, हाल था। हाल शासक होते होते, शासक तो था ही और एक विद्वान भी था, ये बहुत विद्वान भी था ना। तो देखो, तो 17वां शासक था ये। क्या था वो? 17वां शासक। प्राकृतिक ग्रंथ गथा सप्तशती की रचना किसने किया था? तो हाल ने किया था। किसने किया था? हाल ने। और इसके दरबारी कवि का नाम क्या था? गुणाढ़। क्या नाम था? गुणाढ़। जिसने वो लिखा था बृहद कथा कोश। जिसने क्या लिखा था? बृहद कथा कोश। तो पूछेगा कि बृहद कथा कोश की रचना किसने की थी? तो गुणाढ़ ने। गुणाढ़ किसका दरबारी था? तो हाल के दरबारी था नहीं। और हाल बाबू किसका रचना किया था? तो गथा सप्तशती का ना। ये ध्यान रखिएगा लोग, ये दोनों चीज आप लोगों को एकदम ध्यान रखना है। चलिए, अब हम आते हैं गौतमी पुत्र में, ठीक ना। ये तो बाबू क्या है? सातकर्णी 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक नहीं, मतलब और कुछ इसमें बहुत सारे शासक हुए हैं, ये प्रमुख शासक हैं इसका ना। देखिए, तो सतवाहन वंश का पुनर्द्वार मतलब पुनरुद्धारक। सतवाहन वंश क्या हुआ था कि बाबू डगमगा गया था, फिर से बाबू इसको कौन बाबू क्या किया? मतलब प्रतिष्ठित किया। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। किसने बाबू? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। तो इसीलिए सतवाहन वंश का पुनरुद्धारक माना जाता है इसको। संस्थापक है सीमुख। संस्थापक है कौन? सीमुख। चलिए, अब हो तो बाबू छहरात वंश के शासक तो क्या है? नहपान। क्या नाम है इसका? नहपान। छरहात्र वंश के शासक नहपान का विनाश किसने किया था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया था, ठीक ना। अब देखिए, अब ही बाबू एगो बात समझिए, इसके बीजे का हम बार बार बता रहे हैं आप लोग को कि जब भी आएगा कि गौतमी मतलब सतवाहनों में किसी का है कि इसके बीजे का इतिहास कहाँ से मिलता है, उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो नानाघाट से मिलता है। कहाँ से मिलता है? और अब ध्यान रखिए कि अगर इसके बारे में आपसे पूछेगा कि गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन बाबू? गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीजे के बारे में कहाँ से, मतलब बीजे अभियान के बारे में कहाँ से मिलता है? तो नासिक अभिलेख से। और पूछ देगा कि नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है। किससे संबंधित है? गौतमी पुत्र सातकर्णी से। चलिए, अब ये यज्ञ श्री सातकर्णी कौन है बाबू? यज्ञ श्री सातकर्णी, इसका डेटेड है 165 ईस्वी से 194 ईस्वी ना। पूर्व नहीं है, ये लोग ईस्वी में आ गए हैं ना। देखो, तो अंतिम शक्तिशाली शासक था। अंतिम शक्तिशाली शासक था, ना कि अंतिम शासक था ये, ठीक ना। अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? यज्ञ श्री सातकर्णी था, ठीक ना। इसके सिक्के पर मछली, शंख एवं जहाज का चित्र अंकित है। जहाज का चित्र अंकित है। लेकिन सातकर्णी के सिक्के पर किसका है बाबू? तो सातकर्णी पर अश्व का सिक्के है नहीं, और इसके सिक्के पर क्या है बाबू? मछली, शंख, जहाज का है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग ना। चलिए, अब हम आते हैं कि देखते हैं बाबू मुद्रा। ये क्या है? मुद्रा, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा कि इन लोग नहीं बाबू, कोई भी शासन है पता ना चलता है तो उसमें विनिमय प्रणाली मुद्रा ही होती है। क्या होती है? वस्तु विनिमय प्रणाली जो होती है क्या होती है? वो मुद्रा होती है ना। देखिए, तो ये लोग मुद्रा किसी का जारी किए थे? वो तो चांदी का, तांबे का, शीशा का, सबसे ज्यादा बाबू शीशा का। तो मतलब इन लोग का व्यापारिक लेन देन किस में हो रहा था? ध्यान रखिएगा, शीशा में हो रहा था। किस में हो रहा था? शीशा में ना। देखो बाबू, प्रोटीन और कांसा ना। लेकिन जिस शीशे का ये लोग बाबू मतलब जिस शीशे से अपना मुद्रा बनाते थे, उस मुद्रा का व्यापार कहाँ से मंगवाया जाता था? उस मुद्रा को बाबू तो रोम से मंगवाया जाता था, ठीक ना। ध्यान रखिएगा कि पूछेगा कि सर्वाधिक शीशा की संख्या मतलब शीशा की मुद्रा किस मतलब वंश में चल रहा था? वो तो सतवाहनों में चल रहा था। और वो जो शीशा से जो मुद्रा बनाते थे वो शीशा आता कहाँ से था? तो रोम से आता था, ठीक ना। देखिए, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को, बहुत इंपॉर्टेंट, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा किसने शुरू किया? सतवाहनों ने। भूमि दान मतलब क्या होता है? भूमि देना, ठीक ना। और बाबू तो इसका उल्लेख मिलता है नानाघाट अभिलेख में, पता ना कि एक बाबू अश्वमेघ यज्ञ हुआ था, उसमें ब्राह्मण लोग को एक गांव दिया गया था। क्या दिया गया था? एक गांव दिया गया था। समझना बात। और बाबू देखना सब यहीं से ब्राह्मण क्या होते हैं? सामंतवादी बन जाते हैं। सामंतवादी मतलब बनने का मतलब क्या हुआ? तो अब आतना ना वो लोग मतलब भूमि मिलने लगा कि धन के मारे बौरा गया लोग। समझ ना बात। नहीं, इतना ना भूमि मिलने लगा, यहाँ से एक सिलसिला शुरू होती है कि अब बाबू क्या होगा कि पंडित जी लोग क्या दिया जाएगा? भूमि दी जाएगी। समझे ना बात। तो इसमें देखिएगा कि लोग सामंतवाद बनते चले गए हैं। मतलब सामंतवादी मतलब क्या होता है? जमींदार तरह का, ठीक ना, बनते चले गए हैं, ठीक ना। अब देखिए वो
अब इसका भी उल्लेख कहाँ से मिलता है? नानाघाट से मिलता है। भाषा क्या थी? प्राकृत थी। लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी, ठीक ना। अब तो गौल्मिक, इनमें एक बाबू क्या था कि प्रशासन कार्य करने के लिए एक अधिकारी होता था। गौल्मिक जो है वो ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन को देखता था। क्या देखता था? ग्रामीण क्षेत्र को प्रशासन को देखता था। इसमें इसके साथ क्या क्या होता था? 9 गो रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक रहते थे। नहीं समझ ना बात? इतने के साथ इतना का प्रधान कौन होता था? गौल्मिक होता था। कौन होता था? गौल्मिक। पूछेगा क्या कि सातवाहन वंश में गौल्मिक का क्या मतलब कार्य था? वो तो ये ग्रामीण प्रशासन को देखता था, गांव के प्रशासन को देखता था, ठीक ना। अब आते हैं वास्तुकला में, ठीक ना। वास्तुकला में कारले का चैत, कारले का चैत, ठीक ना, मतलब भोर घाट। भोर घाट पढ़ा हो ना, दर्रा है महाराष्ट्र में, ठीक ना। तो भोर घाट कौन है वो? भोर घाट। कारले का चैत बाबू का निर्माण किसने करवाया था? लोग सातवाहनों ने। अजंता एवं एलोरा की गुफा किसने बनवाया था? सातवाहनों ने। अमरावती कला का विकास किसने किया था? सातवाहनों ने। नागार्जुन कोंड स्तूप का विकास किसने किया था? सातवाहनों ने। इसका अंतिम शासक कौन था? ये अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? यज्ञश्री सातकर्णी। लेकिन बाबू अंतिम शासक था पुलवामी चतुर्थ। कौन था? पुलवामी चतुर्थ। अगर आपका ऑप्शन में पुलवामी भी रह रहा है तो आप बाबू ऑप्शन को मार सकते हो ना। देखिए अब देखो बाबू, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है सातवाहनों में, क्या कि सातवाहनों ने बताना उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। तो पूछेगा क्या कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किसने किया था? तो सातवाहनों ने किया था। समझ ना बात? अब देखिए चेदी वंश। नहीं, अब जानते हो कि अशोक ने क्या किया था? कलिंग का वो विनाश कर दिया था। नाश ही नहीं, सर्वनाश कर दिया था। समझ ना बात? तो सर्वनाश कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ? वो वहाँ एक वंश की उदय होती है, ठीक ना, जिसका प्रतापी शासक कौन होता है? खारवेल होता है। इसका प्रतापी शासक कौन होता है? खारवेल होता है। इसकी जानकारी मिलती है हाथी गुफा अभिलेख से। और यार ना, ये खारवेल का ही बनाया हुआ हाथी गुफा अभिलेख ना, तब बाबू जानकारी मिलती है। और यह जैन धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? वो जैन धर्म का अनुयायी था। और जब ये जैन धर्म का अनुयायी था तो जैन को रहने के लिए, जैन मुनियों को रहने के लिए उदयगिरी पहाड़ी, कहाँ बाबू? उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा। कहाँ बाबू? उड़ीसा, भुवनेश्वर नहीं, भुवनेश्वर में बाबू क्या हुआ था? गुफा का निर्माण कराया था जहाँ जैन मुनि लोग रहेंगे। इस वंश से इतना ही आप लोग याद रखिएगा, पता कि कुछ देखा खारवेल किस वंश का था? तो चेदी वंश का था। नहीं, ये कहाँ का वंश है? तो कलिंग का वंश है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। नहीं, और अब पूछेगा उदयगिरी पहाड़ी पर बताना जैन मुनियों के लिए गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो खारवेल ने कराया था। समझना बात? बस इतना, इससे ध्यान आप लोग को रखना है। कोई दिक्कत? याद हो जाएगा ना बाबू? बस इससे ज़्यादा आपसे बाबू क्वेश्चन इसमें पूछेगा भी नहीं, ठीक ना। चलिए।